नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। यहाँ पे हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले तो सिंपल भाषा में हम ये समझ लेते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हीटिंग इफेक्ट का नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हीट जनरेट होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। अच्छा, एक चीज हमने पढ़ ली कि इलेक्ट्रिक जो करंट है ना, वो इलेक्ट्रिक करंट का दुश्मन कौन? रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक करंट का दुश्मन कौन? रेजिस्टेंस। यानी कि हाई रेजिस्टेंस होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट के आराम से फ्लो होगा नहीं। ठीक है, आराम से फ्लो नहीं होगा। ठीक है, उसमें क्या उत्पन्न करेगा? वो ऑब्स्टैकल की तरह एक्ट करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा। अच्छा, अगर कोई हाई रेजिस्टेंस का वायर है, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस का वायर है, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास कौन सा एलॉय है? ठीक है, जो कि हाई रेजिस्टेंस का है, निक्रोम। ठीक है, हम पहले ही बता चुके थे। ठीक है, तो निक्रोम क्या है? हाई रेजिस्टेंस एलॉय है। तो इसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ना, तो वो क्या जनरेट करेगा? हीट जनरेट करेगा। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सिंपल है एकदम। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? कि हीट जनरेट हो। कब? जब किसी वायर में या किसी एलॉय में इलेक्ट्रिक करंट पास हो। ठीक है, तो उसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अच्छा, जब पास होगा तो कुछ ना कुछ वर्क होगा। ठीक है, हमने सबसे पहले जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? W इज इक्वल टू क्यू इंटू बी। क्यू क्या है? चार्ज है। ठीक है, क्यू क्या है? ये हम पढ़ चुके थे किसके केस में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमने पढ़ा था तब ये पढ़ा था। ठीक है, ये क्या चार्ज है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। बात यहां तक क्लियर है एकदम। ठीक है, तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अच्छा, जो भी वर्क डन होगा वो किसके फॉर्म में स्टोर होगा? एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। तो यहाँ पे क्या हो गया? H हो गया। ठीक है, तो वर्क विल बी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ व्हाट? हीट एनर्जी। अच्छा, अब Q क्या होता है? हमें इन दो को रिप्लेस करना है। ठीक है, हमें Q को भी रिप्लेस करना है, V को भी रिप्लेस करना है। ठीक है, और हमें लाना क्या है? कुछ समथिंग लाइक रेजिस्टेंस लाना है, क्योंकि हमें पता क्या चल रहा है कि हीटिंग इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? रेजिस्टेंस के है। ठीक है, रेजिस्टेंस ही क्रिएट हो रहा है तभी तो हीट जनरेट हो रही है। ठीक है, तो Q को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? IT से। Q का फॉर्मूला क्या? IT हम पढ़ चुके हैं। और V का फॉर्मूला क्या? IR। V का फॉर्मूला क्या? IR। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आई इंटू में है, दोनों क्या हो गया? आई स्क्वायर हो गया। आर ये और टी ये। क्या यही हीट का फॉर्मूला है? हीटिंग इफेक्ट जो जनरेट होगी जब किसी हाई रेजिस्टेंस वायर के थ्रू पास करेगा इलेक्ट्रिक करंट, तो ये कुछ ऐसा कुछ आ जाएगा हीटिंग। ठीक है, तो हीट, तो यहां से हम क्या देख पा रहे हैं कि जो हीट है वो किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली आई स्क्वायर के, मतलब स्क्वायर ऑफ द करंट। किसके प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर ऑफ द करंट, स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कह लो। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो अच्छा, ये स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होगी? जब रेजिस्टेंस सेम हो और टाइम टेकन भी क्या हो? सेम हो। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं कि ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रेजिस्टेंस के भी प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टाइम के। यानी कि जितनी देर तक उसमें, जितनी टाइम तक हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएंगे उतना ही ज्यादा हमारी हीट जनरेट होगी। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा एलॉय का या फिर कह लो किसी हाई रेजिस्टेंस वायर का, तो उसमें उतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा उतनी ज्यादा। तो यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या? जितना ज्यादा उतना ज्यादा। ठीक है, तो ये चीज है, तो यही सिंपल है। ठीक है, ये हीटिंग इफेक्ट हमें समझ में आता है। ये फॉर्मूला आप याद कर लो, इसे दिमाग में क्या कर लो? फीड कर लो। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं आपके। ओके, अच्छा, अब हीटिंग इफेक्ट क्या ये फायदे वाली चीज है या नुकसान वाली चीज है? देखने में लग रहा है बुरी लग रही है ये। ठीक है, देखने में कैसी, सुनने में कैसी लग रही है? बुरी लग रही है, लेकिन ये बहुत फायदे वाली चीज है, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, अच्छा, क्या क्या इसमें अच्छाइयां हैं? अच्छाइयां बोले तो क्या?
अच्छाइयाँ बोले तो क्या 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 एप्लीकेशंस हैं इसकी, तो हम एप्लीकेशंस भी देख लेते हैं, फटाक से देखेंगे बहुत जल्दी से। तो एप्लीकेशंस क्या क्या हैं इसकी, ठीक है, तो ये सुनने में तो ठीक है, लेकिन इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्या एप्लीकेशंस, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पहली एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, पहली एप्लीकेशन हमने अभी पढ़ लिया, ठीक है, जो निक्रोम एलॉय होता है वो किस में यूज होता है, इलेक्ट्रिक आयरन में यूज होता है। हमारे जो घरों में प्रेस होती है ना इलेक्ट्रिक आयरन, उसमें भी यूज होता है। इलेक्ट्रिक ओवन में, जिससे हम, ठीक है, पकाते हैं खाना वगैरह, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटर में, ठीक है, आग वगैरह तापने के लिए यूज होता है इलेक्ट्रिक हीटर, उसमें भी कौन सा, ये इन सब में कौन सा मोस्टली कौन सा एलॉय होता है, निक्रोम होता है, ठीक है। निक्रोम को बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस एलॉय है ये, आप इसे याद कर लो, इसका नाम बहुत प्यारा है ये, मतलब यहाँ पर भी आपको लगे कि कुछ हीट वगैरह जनरेट हो रही है, तो मतलब मोस्ट ऑफ द अप्लायंसेज में क्या होता है, ये निक्रोम ही यूज होता है। तो इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक ओवन हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, और नाम ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक केटल ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक केटल में भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो इन सब में हमारा सेम कॉन्सेप्ट है। सेम कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि निक्रोम का रेजिस्टेंस हाई है, तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है इससे, तो इट जनरेट्स अ लॉट अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। बस ये सिंपल हो गई, ये पहली एप्लीकेशन हो गई। अच्छा, दूसरी एप्लीकेशन क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब। दूसरी एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, ठीक है, एक फिलामेंट होता है हमारा, ठीक है, फिलामेंट होता है। तो फिलामेंट में हम कौन सा, जो मेटल आप देखते हो ना, वो कौन सा मेटल होता है, टंगस्टन मेटल होता है, सबको पता है, ठीक है, कौन सा मेटल, टंगस्टन मेटल। इसकी क्या खासियत है, इस टंगस्टन मेटल की क्या खासियत है, ठीक है, इसकी खासियत ये है, इसमें हाई रेजिस्टेंस तो होता ही होता है, प्लस इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है ना, वो वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, जो मेल्टिंग पॉइंट रहती है वो कैसी होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, करीब करीब 3380 डिग्री सेल्सियस के आसपास, बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट होगी तो क्या वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा, जी नहीं, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है मतलब बहुत देर, बहुत टाइम मेल्ट ही नहीं होगा, लगभग ये तो असंभव हो गई, वाली बात हो गई, ठीक है। तो टंगस्टन मेटल जो रहता है, ठीक है, उसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है और हाई रेजिस्टिविटी रहता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज किया जाता है। अच्छा, एक चीज और है, जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है उसमें क्या एयर हम रख सकते हैं, एयर रख सकते हैं, नहीं, क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो कि क्या है, रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिव नॉन मेटल्स है, या कुछ भी कह लो, मतलब रिएक्टिव गैसेज हैं, ठीक है, जो कि हमारी टंगस्टन के साथ रिएक्ट कर जाएंगी, ठीक है, टंगस्टन के साथ क्या कर जाएंगी, रिएक्ट कर जाती है, जिससे एयर नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ भरना पड़ेगा हमें, गैस, कोई गैस भरनी पड़ेगी जो क्या करे, टंगस्टन के साथ रिएक्ट न कर पाए, क्योंकि अगर रिएक्ट कर देगी, अगर रिएक्ट कर गई तो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, ठीक है, धमाका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धमाका हो जाएगा। तो हमें धमाका नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है, हमें क्या, हमें धमाका नहीं करना है, बट हमें रियलिटी में करना क्या है, धमाका ही करना है। वो कैसे करेंगे हम, कि इलेक्ट्रिक बल्ब में हम कुछ ऐसी गैस भर दें जो कि रिएक्ट ही ना करे, अनरिएक्टिव। तो बताओ आप कौन कौन सी अनरिएक्टिव गैस है, आर्गन हो गई हमारी, आर्गन क्या है, अनरिएक्टिव गैस है, ठीक है, नियॉन हो गई, ये भी क्या है, अनरिएक्टिव गैस है। तो आर्गन और नियॉन से हम भर देते हैं किसको, इलेक्ट्रिक बल्ब को, तो इससे क्या होता है, वो अनरिएक्टिव है, उन्हें रिएक्शन करना नहीं आता है, ठीक है, वो रिएक्ट नहीं करेंगी, तो टंगस्टन के साथ कुछ करेंगी ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक बल्ब हमारा आराम से जलता रहेगा, ठीक है, रोशनी देता रहेगा, ठीक है, रोशनी देता रहेगा। और आपके जीवन में क्या चाहिए, रोशनी चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा, तो ये चीज हो गई, ठीक है। नंबर 3 क्या, इलेक्ट्रिक फ्यूज,
ठीक है। नंबर 3 जो एप्लीकेशन है हमारी हीटिंग इफेक्ट की, 3 एप्लीकेशन आपको याद रखनी है। एक क्या, निक्रोम वायर किनमें यूज होता है, उन डिवाइसेज के नाम याद रख लो। दूसरे कौन सी डिवाइस, इलेक्ट्रिक बल्ब। तीसरी कौन सी डिवाइस हमारी, इलेक्ट्रिक फ्यूज। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? क्या ये जैसे ये हाई मेल्टिंग पॉइंट का है टंगस्टन, तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज के हाई मेल्टिंग पॉइंट का? जी नहीं। हमें क्या करवाना है, इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज क्या है, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए। प्रैक्टिकली हम समझे, लॉजिकली समझे, तो हम क्या जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में, कि जैसे हमारे घर में बिजली अगर कस के आ जाए, ज्यादा कस के आ जाए इलेक्ट्रिक करंट, तो वो क्या हो जाए, फ्यूज जो है मेल्ट हो जाए। तो हमें फ्यूज को क्या करवाना है, मेल्ट करवाना है, ताकि जो घर में पूरा कनेक्शन है ना वो सब बिगड़ जाए। ठीक है, क्या कर जाए, वो सब बिगड़ जाए, शुरू से ही बिगड़ जाए, तो आगे जो इतनी हमारी डिवाइसेज लगी हुई है घर की वो खराब ना हो। ठीक है, वो खराब ना हो। अच्छा, फ्यूज को हमें क्या करवाना है, जल्दी मेल्ट करवाना है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, लो होगी। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट तो लो होती है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या वो हाई होगा? जी हाँ। हम पढ़ क्या रहे हैं, एक हीटिंग इफेक्ट। हीट तभी जनरेट होगी जब रेजिस्टेंस हाई होगा, ये ध्यान रखो आप। तो इसमें भी क्या रेजिस्टेंस हाई, इसमें भी क्या रेजिस्टेंस हाई, इसमें भी क्या रेजिस्टेंस हाई, बट टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट क्या, हाई। बट इसमें इलेक्ट्रिक फ्यूज की मेल्टिंग पॉइंट क्या, लो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज क्या है हमें समझ में आता है। ठीक है, तो इसी वजह से लो मेल्टिंग पॉइंट। तो यही सारी एप्लीकेशंस हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बस इतना ही है, आप ये याद कर लो, बस खत्म, कहानी खत्म यहीं पे। ठीक है, चलो न्यूमेरिकल्स करते हैं आगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल ले लिया है, थोड़ा टफ है, थोड़ा लेंदी है, बट इजी है। आप देखिएगा कितनी आसानी से हम करते हैं इसको। आप क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि 2 कंडक्टिंग वायर्स, 2 वायर्स हैं, ठीक है, जिनका मटेरियल भी सेम है, लेंथ भी इक्वल है और डायमीटर भी इक्वल है, सब कुछ इक्वल है। ठीक है, हमें इनसे मतलब भी नहीं है, मटेरियल, लेंथ और डायमीटर, इनसे हमें मतलब भी नहीं है। क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि इन्होंने रेशियो ऑफ हीट पूछा है। ठीक है, और हीट जो है इन सब चीजों पे डिपेंड करती नहीं है। किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, मोस्टली किस पे, रेजिस्टेंस पे। ठीक है, अच्छा, कह रहा है कि पहले तो सीरीज में कनेक्शन कर दिया उनका, ठीक है, फिर क्या कर दिया, उनको पैरेलल में कनेक्शन कर दिया। नहीं, पहले तो सीरीज में, तो सीरीज में जब कनेक्ट होगी तो हीट अलग जनरेट होगी। ठीक है, और जब पैरेलल में तो हीट कुछ और जनरेट होगी, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है उनका, सेम है। ठीक है, अच्छा, इसमें कहीं इलेक्ट्रिक करंट का नाम लिया इन्होंने, नहीं लिया, तो हमें क्या फॉर्मूला वो लगाना पड़ेगा जिसमें इलेक्ट्रिक करंट है, या फिर वो फॉर्मूला जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस हो, बताओ। जी हाँ, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मतलब हमारे पास एक तो फॉर्मूला ये होता है H = I² RT, हमने अभी पढ़ा, बट हमें ये यहाँ पे नहीं लगाना है, हमें यहाँ पे ये नहीं लगाना है, इसको आप मिटा दो। ठीक है, लगाना कौन सा हमें, H = V² और T, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। हम मान लेते हैं कि H1, हम क्या मान लेते हैं, H1 मान लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस कब मान लेते हैं, जब सीरीज में कनेक्शन हो। जब किस में कनेक्शन हो, सीरीज में कनेक्शन हो, तो हमारा जो है वो ये है। ठीक है, हीट ये जनरेट हुई, और पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि सेम है और हमें मतलब नहीं है, रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं R1। ओके, और टाइम को ऐसे रखते हैं, टाइम से इसका कुछ लेना देना अभी इन्होंने कुछ बताया नहीं है, तो इसको एज इट इज रखते हैं। ठीक है, ये हीट कब जनरेट होगी, जब सीरीज में कनेक्शन होगा। अच्छा, अब हम देख लेते हैं पैरेलल में। तो पैरेलल में मानते हैं हमारी हीट जो जनरेट होगी क्या होगी, H2V सेम है, R2 और T। ठीक है,
इतनी बात समझ में आती है। अब इन्होंने पूछा क्या है, रेशियो पूछा है। रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड कर दो आप, H1 बाई H2 कर दो, ठीक है। तो हमें ये चीज निकालनी है H1 अपॉन H2। H1 कितना है, V स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर T अपॉन R1, ठीक है, और V स्क्वायर T अपॉन R2। तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, तो मतलब R2 अपान R1 हो जाएगा। R2 अपान R1 हो गया क्या, रेशियो। बट आप सोच रहे होगे ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन तो कुछ 1 2 3 4 के फॉर्मेट में देंगे, हमने तो इसमें निकालना है, क्योंकि अभी तक तो हमने कुछ किया ही नहीं, रियल काम तो अब शुरू होने वाला है। अच्छा, R2 है क्या, पैरेलल का रेजिस्टेंस। तो वायर का जो रेजिस्टेंस है, टू कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, और सेम मटेरियल है, इक्वल लेंथ है, इक्वल डायमीटर है, तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा। दोनों वायर्स का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। दोनों वायर्स का रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, सेम रेजिस्टेंस। मान लेते हैं क्या है, X है। अच्छा, अगर सीरीज में कनेक्शन करोगे, सीरीज में कनेक्शन करोगे तो R1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, X प्लस X मतलब कितना, 2X। बात समझ में आती है, बिल्कुल समझ में आती है। ये क्या है, X है, ठीक है, पहले वायर का, ये दूसरे वायर का X ओम है, रेजिस्टेंस दोनों का कितना हो गया, 2X हो गया। इसी तरह जब आप पैरेलल में कनेक्शन करोगे ना, तो R2 जो आएगा वो कितना आएगा, X बाई 2 आएगा। बात समझ में आती है ना। इसमें डबल, इसमें कितना, आधा, इसमें डबल, इसमें क्या, आधा, ठीक है। सीरीज में अगर डबल है तो पैरेलल में क्या है, आधा। आप फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो, लेकिन हमें सिर्फ इनसे और इनसे काम चलाना है, ठीक है। तो हम क्या रख देंगे, R2 की वैल्यू क्या, X बाई 2, R1 की वैल्यू क्या, 2X, ठीक है, अपान क्या लिख लो आप, 1 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, X से, ठीक है। 2 2 जा 4X, तो X से X कट गया, यहाँ पे क्या बचा, 1, तो यानी कि 1:2 कितना, 4। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, सी वाला। तो आपके जो बोर्ड एग्जाम है ना, उसमें इसी तरीके क्वेश्चन आएंगे, ज्यादातर इस बार MCQ क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कितना आसान बना दिया हमने ना, ठीक है। तो इसी तरह आपको आसानी से लगाना है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।